गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इजी सॉल्यूशन क्लासेस केमिस्ट्री में आपका फिर से स्वागत है। तो कल हम लोग पढ़े थे सॉल्बिलिटी के बारे में, डी सॉल्यूशन के बारे में, ले कार्टेरियल प्रिंसिपल और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन लाइक डिजॉल्व लाइक। तो ये 5 नंबर लेक्चर में ये बातें हम लोग सीख चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 6 चल रहा है आपका, है ना। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन या लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। मतलब हम लोग द्रव में ठोस विलय को घोलकर देखे थे और उसका प्रभाव के बारे में सीखे थे। और आज जो है हम लोग सीखने जा रहे हैं, कोई लिक्विड है और उस लिक्विड में गैस को घोलना चाहते हैं। तो आपसे यदि पूछा जाए कि द्रव में यानी कि लिक्विड में गैस को घोल सकते हैं, तो जवाब आना चाहिए हाँ, घोला जा सकता है। और ये आसानी से बताने के लिए हम लोग अध्ययन करेंगे हेनरी का नियम। तो इस पर सबसे पहले जो बात किया था हेनरी ने किया था, और हेनरी ने एक कंक्लूजन निकाला कि फाइनली हम लोग गैस को लिक्विड में डिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नेचुरली नहीं, है ना। मतलब होता है ना कि एक नेचुरली इक्विलिब्रियम में कोई चीज़ आ गया, वैसा नहीं है। मतलब यहाँ पे कुछ हम लोग अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि ज़बरदस्ती जिसको बोलते हैं। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, गैस का प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, गैस का दाब बढ़ाना पड़ेगा द्रव में, तब जाके गैस कहाँ डिजॉल्व होगा, आपका लिक्विड में डिजॉल्व होगा। एक व्यू दिखाते हैं आपको कि आखिर हम लोग गैस को द्रव में घोल सकते हैं या नहीं। थोड़ा रंगीन लेते हैं, कोई लिक्विड ले रहे हैं ताकि आपको पता चले, ठीक है। ध्यान से समझेंगे, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है हेनरी साहब का। अब देखिए, इसमें हम जो है एक लिक्विड डाल रहे हैं। इसमें लिक्विड डाल दिए तो एक स्पेसिफाइड अमाउंट में डालेंगे। मान लिया जाए 30 ml लेंगे, 30 पहुंच गया 30। अब देख सकते हैं इसमें कितना है, 30 ml है, ठीक है। बाकी जो खाली दिख रहा है ये सिलेंडर, है ना, ये सिलेंडर जो खाली दिख रहा है, इसमें ये खाली नहीं है, इसमें क्या है, गैस है। इसमें क्या है, गैस, है ना। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं हेनरी के नियम में यही पढ़ेंगे जो अभी बता रहे हैं एक्सपेरिमेंटली आपको, यही हमें पढ़ना है हेनरी के नियम में। पहले आप समझ लिए हेनरी नियम होता क्या है, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया। तो लैंग्वेज तो अपना हाथ में है, आप +2 का स्टूडेंट हैं, आप खुद से लैंग्वेज बना सकते हैं। सबसे पहला जो चीज़ होता है साइंस पढ़ने का, वो होता है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि कोई बच्चा चाहते हैं कि हम रट के महान बन जाएंगे, तो कोई उपाय नहीं है, आगे उनको दिक्कत हो सकता है, आगे कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, आप कितना रटोगे। इसलिए रटना नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ है समझना। यदि आपको समझ में आ गया और एग्ज़ाम में यदि दिख जाए क्वेश्चन, तो आप किसी न किसी प्रकार उसके बारे में लिख सकते हैं। लेकिन जो समझा हुआ चीज़ नहीं है, उसको आप रट लिए हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप लिख पाओगे कहाँ पे, एग्ज़ाम पे, भूल सकते हो। लेकिन इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें समझने की कोशिश करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और यदि हम समझ जाते हैं तो लैंग्वेज हम खुद बाय खुद बना सकते हैं। तो साइंस को समझा जाता है, रटा नहीं जाता है। तो सबसे पहले आपको एक्सपेरिमेंटली बता दे रहे हैं कि हेनरी ने क्या किया, लिक्विड में गैस को कैसे घोला, या फिर आप लोग जो पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कैसे भरा जाता है ना। तो यहाँ पे देखें, ये आपका लिक्विड है और ये खाली जो जगह दिख रहा है, ये आपका क्या है, टोटल आपका 60 ml का है। 60 ml में आपका 30 ml क्या है, 30 ml इसमें लिक्विड है, तो 30 ml अभी इसमें क्या है, गैस है। चूँकि गैस जिस बर्तन में डालिएगा उसी का आकार ले लेता है। तो ये खाली कितना है, 30 ml है। और ये जो जगह है यहाँ से यहाँ, ये तो पिस्टन का जगह है। जैसे यहाँ पे देखिए बहुत बारीकी से बनाया गया है इसको, देखिए।
तो ये जो जगह है आपका पिस्टन का है, तो यहाँ पे अभी 30 ml गैस है और 30 ml लिक्विड है। हम चाहते हैं कि ये जो आपका गैस है ये किस में घुल जाए, इस लिक्विड में घुल जाए। ये जो 30 ml गैस है हम चाहते हैं इस 30 ml लिक्विड में डिजॉल्व हो जाए, घुल जाए। तो बोलेगा बेटा घुल जा, घुलेगा क्या? घुल जो घुलेगा क्या? नहीं घुलेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ तो करना पड़ेगा यार। अब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे इसमें। क्या करेंगे? एक्सटर्नल फोर्स, इसको पिस्टन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? पिस्टन। जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो अब देखिए ये जो है आपका पिस्टन नीचे की ओर जाएगा, तो गैस का जगह घेरना शुरू कर दिया पिस्टन, तो गैस कहाँ जाएगा? उसको भागने की जगह नहीं, नीचे देखिए बंद किए हुए हैं, नीचे क्या है आपका? बंद है। तो जैसे जैसे पिस्टन अंदर जाएगा, जैसे जैसे पिस्टन अंदर जाएगा, ओ माय गॉड, जैसे जैसे पिस्टन क्या होगा? अंदर जाएगा। लगभग 10-15 ml तक हम घोल दिए। तो कहने का मतलब यदि हम 50 पे आ गए 10 ml, तो 30 था, अब कितना बचा? 20। गैस पहले 30 ml था, अब कितना बचा? 20। तो ये 20 ml 10 ml जो कहाँ गया? पहले 30 था तो अब 20 बच रहा है, तो 10 ml कहाँ गया? 10 ml इस गैस ये लिक्विड में आपका घुल चुका है। 10 ml गैस इस लिक्विड में घुल चुका है। अब जितना ताकत रहेगा उतना ही ना। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या आया? कॉन्सेप्ट ये आया कि जैसे जैसे पिस्टन का दाब बढ़ेगा तो पिस्टन किस पे दाब लगाएगा? गैस पर। ठीक वैसे वैसे गैस किस में डिजॉल्व होगा? आपका लिक्विड में डिजॉल्व होगा। मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा गैस का, वैसे वैसे लिक्विड में इसका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आप क्या बोल सकते हैं? अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। टेम्परेचर फिक्स है यहाँ पे, जैसे आप क्लासरूम में है तो क्लासरूम का टेम्परेचर अभी क्या है? फिक्स है। टेम्परेचर को आपको कांस्टेंट लेना है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? घटता है। मतलब किसके लिए? गैसों के लिए। अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आप बोल सकते हैं हेनरी ने क्या समझाया था? अकॉर्डिंग टू द हेनरी लॉ, हेनरी नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द हेनरीज लॉ, the solubility of gas in a liquid, the solubility of gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas, directly proportional to the pressure of the gas, है ना। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा गैस का, ठीक वैसे वैसे आपका सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा? बढ़ेगा। और यही बच्चा क्या है? हेनरी के नियम। मतलब गैस को लिक्विड में घोलना चाहते हैं तो प्रेशर बढ़ाइए, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। प्रेशर कम करेंगे, सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। आया समझ में? गड्ढा हो गया, आ रहा है समझ में, है ना। तो समझने की कोशिश करें। अब इसी चीज़ को देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड पे, है ना। यही चीज़ क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे, जो अभी आपको समझाएं प्रैक्टिकली, यही आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब यदि समझ गए देख के प्रैक्टिकल, तो अब यदि एग्जाम में आ जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय हेनरी लॉ, या हेनरी नियम को लिखें, तब क्या बोलिएगा? अकॉर्डिंग टू द हेनरी लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। ओके, तो वही चीज लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द हेनरीज लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। हिंदी में भी वही बात लिखा हुआ भाई। हेनरी नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। अब ये थ्योरी आने के बाद बीच में डाल्टन आए जो लिखवाएंगे, इसके बाद आपको पढ़ाएंगे डाल्टन्स लॉ, ठीक है। तो डाल्टन ने कुछ थ्योरी दिए, उसके बाद फिर से हेनरी ने एक फाइनली रिजल्ट दिया, फाइनली एक थ्योरी और दिए, एक डेफिनेशन बताए, एक थ्योरी और दिए। आप क्या बोल सकते हैं इसके अनुसार कि मान लिया जाए किसी गैस का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा, वेपर फेज में किसी गैस का पार्शियल प्रेशर यदि ज़्यादा है तो उसका मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। मतलब यदि हम कैलकुलेशन में निकालेंगे, यदि मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, यदि मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है तो उसका पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। पार्शियल का मतलब आंशिक होता है, पार्शियल का मतलब क्या होता है? आंशिक होता है। मतलब जो प्रेशर क्रिएट होगा, जैसे मान लिया जाए जब कोई एक कंपोनेंट या कोई एक मतलब पदार्थ या कोई एक गैस
या कोई मतलब एक कंपोनेंट यदि प्रेशर क्रिएट कर रहा है तो उसको प्रेशर ही बोलते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी सिस्टम के अंदर दो या दो से अधिक पदार्थ के द्वारा यदि कोई कार्य किया जा रहा है तो उसको हम लोग पार्शियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्शियल। पार्शियल का मतलब इस तरह से समझें, जैसे एक काम है, एक मंदिर बनाना है, उस मंदिर को बनाने के लिए 10 लोग इन्वेस्ट किया, 10 लोग क्या किया? डोनेट किया, 10 लोग पैसा दिया। तो यहाँ पे मंदिर बनाने में जो है सबका पार्शियल वर्क कहा जाएगा, पार्शियल योगदान कहा जाएगा, पार्शियल डोनेशन कहा जाएगा, क्योंकि उसमें सबका भागीदारी है। ठीक उसी प्रकार एक सिस्टम है, जैसे मान लिया जाए इसमें लिक्विड है जो कि वेपर फेज में है और गैस डाला हुआ है इसमें। अब ये वेपर जो है ये भी क्या करेगा? प्रेशर क्रिएट करेगा, और जो गैस है वो भी क्या करेगा? प्रेशर क्रिएट करेगा। तो दोनों मिल के प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर। ठीक है। अब देखिए आगे क्या बताया, जो अभी आपको बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ध्यान से इसको समझे। अकॉर्डिंग टू द हेनरीज लॉ, मतलब यदि बोर्ड एग्जाम में पूछ दे कि सर कौन सा लिखेंगे, अरे बेटा कोई भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये भी लिखेंगे चलेगा, ये भी लिखेंगे चलेगा, दोनों ने हेनरी ही ने दिया था। तो ये हुआ आपका पार्शियल प्रेशर के अनुसार, मतलब पार्शियल प्रेशर को डोनेट करता है, मतलब इंडिकेट करता है, और ये जो है सॉल्बिलिटी को बताता है ना। या फिर दोनों लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अकॉर्डिंग टू द हेनरीज लॉ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। हेनरी नियम के अनुसार किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है ना। तो कहने का मतलब याद रखेंगे, जिस गैस का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अब इस कॉन्सेप्ट के अनुसार देखा जाए, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार यदि देखा जाए तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, है ना, गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है। ये किसका सिंबल है? प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है। तो P यानी कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटेगा तो फिर एक आएगा कांस्टेंट टर्म। क्या आएगा? कांस्टेंट, जिसको K से डिनोट करेंगे। लेकिन हेनरी का नियम पढ़ रहे हैं इसलिए क्या लिख दिए? K सब्सक्रिप्ट H, यानी KH बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? KH इंटू कितना हो गया? X। तो P बराबर हो गया KH इंटू X, और KH बराबर यदि कोई पूछे तो P बाय क्या हो जाएगा? X, यानी कि पार्शियल प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे याद कर लेंगे, P यहाँ पे है पार्शियल प्रेशर, गैस का आंशिक दाब है, X यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का मोल अंश है, और KH को क्या बोलेंगे? हेनरी कांस्टेंट। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डालता है इसको कि मतलब इनमें से हेनरी कांस्टेंट कौन है, तो याद रखें ये हेनरी कांस्टेंट कौन है। तो ऑप्शन ए तो नहीं देगा, ये ऑप्शन देता है P बाय एक्स, एक्स बाय P, P इंटू एक्स, नन ऑफ दिज। तो आप क्या बोलिएगा? P बाय एक्स। ये क्या है? आपका हेनरी कांस्टेंट है। ठीक है, ये समझ गए। एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि N2 और O2 के लिए KH का मान यदि बढ़ता है, मतलब याद रखेंगे O2 और N2 के लिए KH का मान यदि बढ़ रहा है, यानी कि बढ़ता है, तो उसका विलयता क्या होता है? घट जाता है। KH का मान यदि बढ़ेगा तो विलयता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा। विलयता क्या हो जाएगा? घट जाएगी, क्योंकि डिवाइड किया जा रहा है ना। तो सॉल्बिलिटी यदि देखा जाए तो याद रखिएगा N2 और O2 के लिए KH का मान क्या होता है? बढ़ जाता है KH का मान। और जब KH का मान बढ़ रहा है तो उसका सॉल्बिलिटी घटेगा। इसलिए याद रखेंगे कि जो जलीय प्राणी होता है ना, जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं, वो कौन सा पानी पसंद करता है? ठंडा पानी पसंद करेगा, कोल्ड वाटर, ठंडा वाटर, कोल्ड वाटर पसंद करता है, हॉट वाटर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हॉट वाटर में आपका O2 और N2 का सॉल्बिलिटी क्या होता है? कम हो जाता है, क्योंकि इसका KH का मान क्या होता है? ज़्यादा होता है। समझ में आ रहा है? इसलिए जो जलीय प्राणी है वो ठंडा पानी में ही रहना पसंद करेगा, गर्म पानी में रहना पसंद नहीं करेगा। अब देखते हैं आगे इसका एप्लीकेशन है। अब हेनरी जो नियम दिए, इसका इंडस्ट्रियल यूज बहुत ज़्यादा है। इंडस्ट्रियल यूज का मतलब है उद्योगों में बहुत ही ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पीते हैं? कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं। अब गर्मी का दिन आ गया, आजकल लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक जिसको आप सॉफ्ट ड्रिंक भी बोल सकते हैं, सोडा वाटर भी बोल सकते हैं, इसको पीते हैं। गर्मी का दिन है ना।
उसके बाद लीची वगैरह का फ्लेवर आता है आजकल, सोडा वाटर ये क्या बोलता है कंपनी ने बनाया, तो फ्लेवर ही है, उसमें कुछ होता नहीं है और पीना भी नहीं चाहिए। कोल्ड ड्रिंक आप ना पिएँ तो वही अच्छा है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं। उसके बाद फिर आपका शुगर का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, तो ज़रूरत नहीं है। आजकल के ज़माने में क्या हो गया, किसी के घर जाइए पानी की जगह क्या देता, वही पहले क्या देता था, गुड़ का शरबत है, और अब क्या देता है, कोल्ड ड्रिंक निकालता है, वो भी कहाँ, फ्रीज से। मतलब अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कोल्ड ड्रिंक में जो है आप जानते होंगे कि कोल्ड ड्रिंक जो हम लोग पीते हैं उसमें क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। क्या रहता है जी, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो क्या कैसे, क्यों, मतलब कैसे कंपनी वाले लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें मिक्स करने लगा, जब उनको पता चला कि यदि हम प्रेशर को बढ़ा दें, तो गैस जो है लिक्विड में घुल सकता है। ये बात जैसे पता चला तो ये कंपनी आई सॉफ्ट ड्रिंक वाला, और उसमें क्या किया, हाई प्रेशर पे बोतल को बंद करना शुरू किया। सील करने से पहले क्या है, सील करने से पहले हाई प्रेशर में उसमें क्या डाला जाता है, CO2 डाला जाता है, उसके बाद उसको सील किया जाता है। तो पहला एप्लीकेशन हो गया आपका सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाटर, याद रखेंगे, ठीक है। तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स and soda water, the bottle is sealed under high pressure. सील्ड का मतलब बंद करना। जैसे ये ढक्कन है, अभी ये ओपन खुला है, अब इसको बंद कर देंगे तो ये क्या हो गया, सील हो गया। क्या हो गया, तो इसको सील करने से पहले एक पाइप से हाई प्रेशर में क्या डाला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भरा जाता है। उसके बाद इसको क्या किया जाता है, सील कर दिया जाता है, मतलब ढक्कन लगा दिया जाता है। तो समझ में आ गया होगा, है ना। शीतल पेयों तथा सोडा जल में CO2 की विलयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। यहाँ तक समझ गए। अब अगला एप्लीकेशन बताते हैं, और अगला एप्लीकेशन बताने से पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। तो चलिए, हम लोग एप्लीकेशन देख रहे थे ना, तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लो। तो एप्लीकेशन में हम लोग पहला देख चुके थे कि हेनरी नियम का जो एप्लीकेशन है वो सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाटर में यूज किया जाता है ना। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो बोतल में भरे जाते हैं वो हाई प्रेशर पे भरे जाते हैं, और ये हाई प्रेशर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, हेनरी ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं स्क्यूबा डाइवर्स। क्या है आपका, स्क्यूबा डाइवर्स। अब इसके बारे में ध्यान से समझें। गोताखोर मतलब समझ में आता है, ठीक है। गोताखोर जो समुद्र के गहरे पानी में क्या लगाते हैं, गोता लगाते हैं। कोई चीज़ खो गया या फिर कोई घटना घट जाती है अंदर, तो गोताखोर लोग क्या होता है, नीचे जाते हैं, समुद्र के अंदर जाते हैं, गहरे पानी में जाते हैं। तो गहरे पानी में जाएंगे, यदि आधा घंटा 1 घंटा रहने का नौबत आ जाए तो आप ऐसे ही नहीं रह सकते, है ना। 1 मिनट काफ़ी होता है, 1 मिनट 1.5 मिनट आप रह सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन 1 घंटा आधा घंटा नहीं रह सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हम लोग गैस का टैंक लेके जाते हैं, पीठ में बांध के, उसका सूट होता है, और उसके बाद उसके पीछे क्या होता है, गैस का टैंक होता है। तो गैस का टैंक लेके अंदर जाते थे लोग, फिर भी उन्हें दुख होता था, पीड़ा होता था, अकबकाहट महसूस होती थी। आखिर क्यों, जबकि गैस तो लेके गए, ऑक्सीजन आपको मिल रहा है, फिर भी ये पीड़ा क्यों, या फिर मेडिकल का ज़रूरत क्यों पड़ जाता था पहले। इसका कारण समझिए, होता क्या है कि गैस के सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस होता था। पहले जो गैस सिलेंडर बनाए जाते थे उसमें क्या था, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और यदि आप उसको, या फिर वायुमंडलीय गैस आप बोल सकते हैं उसको जब गहरे, जैसे जैसे आप पानी के अंदर जाते हैं तो आपके ऊपर पानी का जो है प्रेशर
बढ़ने लगता है। तो पानी का प्रेशर आपके बॉडी के ऊपर बढ़ रहा है, तो आपके बॉडी के अंदर तो ब्लड है ना, और इस ब्लड में ऑक्सीजन मिक्सिंग होता है जो हम लोग सांस लेते हैं। अब मान लीजिए प्रेशर ज़्यादा हो गया आपका बॉडी का या आपके बॉडी के ऊपर, यदि प्रेशर ज़्यादा हो गया तो आपका ब्लड में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा घुलेगा। चूँकि हेनरी ने पहले बता दिया कि गैस का दाब बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी लिक्विड में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमारा ब्लड जो है वो आपका लिक्विड है और हम जो सांस लेते हैं वो आपका गैस है। तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में तो कोई दिक्कत हमें नहीं होती है, लेकिन समुद्र के अंदर जाते हैं तो प्रेशर बढ़ जाने के कारण नाइट्रोजन्स का जो बबल्स है हमारे ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और ज़्यादा हो जाने के कारण मतलब हमें पीड़ा देता है। वो क्या देता है, पीड़ा देता है। और इसको बैंड्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैंड्स कहा जाता है। और यदि बैंड्स कंडीशन में लोगों को अस्पताल भी ले जाया जा सकता है, मौत भी हो सकता है ना। मतलब ये जानलेवा था। ये क्या था, जानलेवा। तो बाद में जब पता चला कि कारण क्या है, नाइट्रोजन गैस ज़्यादा डिजॉल्व हो जाता है मतलब आपके ब्लड में, तो इसको कम कैसे किया जाए। तो हेनरी का नियम जब पास में आया, पता चला, तो फिर लोगों ने क्या किया, उसको डाइल्यूट करना शुरू किए। मान लिया जाए आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का सॉल्यूशन है गैस का, और उसका डाइल्यूशन कर दिया जाए, मतलब तनुकरण कर दिया जाए, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दिया जाए, तो कम ही मात्रा में हमारे ब्लड में क्या घुलेंगे, नाइट्रोजन। तो ये पीड़ादायक होगा नहीं। तो अब क्या किया जाता है कि उसमें हीलियम गैस मिलाई जाती है। अब जो गैस टैंक आ रहा है गोताखोरों का, स्कूबा डाइवर्स का, उसमें क्या मिलाया जाता है, आपका हीलियम गैस मिलाई जाती है। इसलिए मिलाई जाती है ताकि वो क्या हो जाए, डाइल्यूट हो जाए। डाइल्यूट होने का मतलब है कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगा, किसका, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और आपको पता है हीलियम जो गैस है वो तो निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय मतलब किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए सबसे अच्छा उपाय किया गया है। अब जो गैस टैंक आते हैं गोताखोर का, उसमें हीलियम गैस मिलाई जाती है ताकि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए। और नाइट्रोजन ज़्यादा घुल जाने के कारण क्या होता है, बैंड्स होता है जो पीड़ादायक होता है, जानलेवा हो सकता है। अब देखिए ये बात जो बताए वही यहाँ लिखा हुआ है, स्क्यूबा डाइवर्स, इसका मतलब गोताखोर होता है। स्क्यूबा डाइवर्स का मतलब क्या होता है, गोताखोर, है ना। स्क्यूबा डाइवर्स का मतलब होता है गोताखोर। गोताखोर का मतलब जो गहरे पानी में गोता लगाता हो। मस्ट कॉफ विथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेस while breathing air at high pressure underwater to avoid bends as well as the toxic effect of high concentration of nitrogen in blood. The tank used by scuba divers are filled with air diluted with helium. यही बात अभी को बता रहे थे कि नाइट्रोजन गैस ज़्यादा घुल जाता है क्योंकि जानलेवा हो सकता है। एक बार फिर से सुन ले इसको। Scuba divers must cough with high concentration of dissolved gases while breathing air at high pressure underwater. Full stop. To avoid bends as well as the toxic effect of high concentration of nitrogen in blood, the tank used by scuba divers are filled with air diluted with helium. मतलब स्क्यूबा डाइवर्स का गैस टैंक जो होता है उसको डाइल्यूट करने के लिए क्या यूज करते हैं, आपका हीलियम गैस का। उसके बाद यहाँ पे उसी का हिंदी भी लिख दिए, आपको दिक्कत नहीं, आराम से नोट कर सकते हैं। एक बार देख लें क्या है। गहरे समुद्र में श्वास लेते हुए, यहाँ पे शायद लाइट पड़ रहा है, यहाँ श्वास लिखा हुआ है, ध्यान देंगे यहाँ क्या लिखा हुआ है, श्वास। जहाँ पे लाइट पड़ रहा है शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, श्वास। यहाँ लिख दिए, ठीक है, आप टेंशन नहीं है। चूँकि जो वेपर लाइट लगा हुआ है वो एक न एक जगह इस तरह का दिक्कत उत्पन्न करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ शायद आपको पता नहीं चल रहा क्या लिखा हुआ है, समुद्र में, है ना। एक बार फिर से देख लें। गहरे समुद्र में
श्वास लेते हुए गोताखोरों को अधिक दाब पर गैसों की अधिक घुलनशीलता का सामना करना पड़ सकता है। बैंड्स के साथ साथ नाइट्रोजन की रुधिर में, रुधिर मतलब खून होता है, रुधिर मतलब खून में अधिक मात्रा के जहरीले प्रभाव से, है ना, बचने के लिए गोताखोरों द्वारा श्वास लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले टैंकों में हीलियम मिलाकर तनु की गई वायु को भरा जाता है। अब देखिए, यदि इसको समझ गए तो इतना लंबा कौन याद करेगा लाइन बाय लाइन, आपको याद करने की जरूरत है। जैसा आपको समझा दिए कि जब गोताखोर लोग पानी के अंदर जाता है, गहरे पानी में जाता है, तो बॉडी को ऊपर दबाव बढ़ने के कारण सांस लेते समय नाइट्रोजन गैस का कॉन्सेंट्रेशन आपका जो है ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण बैंड्स होता है। अब बैंड पीड़ादायक होता है, जानलेवा हो सकता है, मेडिकल भेज सकता है लोगों को। अब इस प्रभाव को कम करने के लिए यदि गैस का जो टैंक है उसको डाइल्यूट किया जाता है, तो डाइल्यूट किससे किया जाता है, याद रखना है, हीलियम गैस से। किससे किया जाता है, हीलियम गैस के द्वारा। तो आप याद रखेंगे गोताखोर का या स्कूबा डाइवर्स का जो गैस टैंक है उसमें कौन सा गैस डाला जाता है डाइल्यूशन के लिए और बैंड्स को अवॉइड करने के लिए, बैंड्स को अवॉइड करने के लिए, तो याद रखेंगे हीलियम गैस। क्या चीज़, हीलियम गैस। यहाँ परसेंटेज भी बता दिया गया है। हीलियम गैस यदि स्कूबा डाइवर्स का जो टैंक होता है, गैस का टैंक होता है ना, उसमें हीलियम होता है 11.7%, नाइट्रोजन होता है 56.2%, ऑक्सीजन होता है 32.1%। ये है स्कूबा डाइवर्स टैंक, स्कूबा डाइवर्स टैंक्स। तो स्कूबा डाइवर्स का जो टैंक है उसमें याद रखेंगे हीलियम कितना मिला दिया जाता है, 11.7%, नाइट्रोजन कितना होता है 56.2% और 32.1% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो मतलब इसका उपयोग है या फिर एप्लीकेशन है, ये तीसरा एप्लीकेशन, ये दूसरा था, ये क्या है, देखिए डबल एरो दूसरा और ये ट्रिपल एरो, ये क्या है आपका तीसरा। अब देखिए तीसरा में क्या बताने जा रहे हैं आपको। जैसे होता क्या है कि जैसे बहुत लोग क्या होते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे चले जाते हैं, है ना, तो ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ पे चले जाते हैं या फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं, वहाँ पे दिक्कत क्या है, ग्राउंड लेवल से जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे एयर प्रेशर घटता है। याद रखिएगा, ये हुआ आपका ग्राउंड लेवल, जिस पर हम खड़े हैं ये क्या आपका ग्राउंड लेवल है। यहाँ से जैसे 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 ऊपर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, यहाँ से जैसे 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 ऊपर जाएंगे, एक ऊंचाई में जाएंगे, तो होगा क्या, एयर प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और हमारे जो ब्लड में गैसेस जो मिलते हैं वो एक निश्चित, एक डेफिनिट प्रेशर पर, एक निश्चित दाब पर ही मिलता है। लेकिन जब ऊपर चले जाएंगे तो प्रेशर तो डिक्रीज कर रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जितना डिजॉल्व होना चाहिए आपके रुधिर में, खून में, ब्लड में, रक्त में, उतना नहीं हो पाता है। जितना ऑक्सीजन मतलब जैसे ऊंचाई पर जाएंगे, जैसे कभी कभी क्या होता है ऊंचे जगहों में आप खाना बनाइएगा, जल्दी नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो है प्रेशर पर भी डिपेंड करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड करता है। जब प्रेशर ही कम है तो कम टेम्परेचर में आपका बॉयल तो हो जाएगा, वाटर वगैरह लिक्विड, लेकिन आपका जो खाना बना रहे हैं वो बॉयल नहीं होगा। नहीं तो कभी बहुत ऊंचे पहाड़ पे खाना बना के देखेंगे, पता चल जाएगा। तो प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट जो है अफेक्ट करता है प्रेशर। तो कहने का मतलब जब ऊपर जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। अब प्रेशर जब डिक्रीज कर रहा है तो फिर आपके ब्लड में, हेनरी नियम के अनुसार आपके ब्लड में जितना ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डिजॉल्व होना चाहिए, मतलब घुलना चाहिए, उतना घुल नहीं पाता है, उतना घुल नहीं पाता है। और जब नहीं घुलता है तो होता क्या है, जो आदमी ऊंचाई पर रहते हैं उसका सोचने समझने की क्षमता कम हो जाता है, सोचने समझने की क्षमता कमज़ोर हो जाता है। और इस लक्षण को कहा गया है एनोक्सिया। क्या कहा गया, एनोक्सिया। तो आप याद रखेंगे इसको, है ना, क्या याद रखेंगे,
एनोक्सिया क्या होता है, आपको क्या करना है, याद रखना। एनोक्सिया का मतलब होता है ब्लड में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन का कम हो जाना। ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाना या कम घुलना। कम घुलने के कारण सोचने समझने की क्षमता क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अच्छा, अभी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद फिर जो है आपको आगे बताते हैं। हाँ, तो लिख लिया आप लोग। चलिए नेक्स्ट। तो अभी बता रहे थे कि ऊंचे जगहों में रहने वाले लोग, है ना, वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होने के कारण वहाँ के लोगों के रुधिर यानी कि खून और ऊतकों में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन का कमी हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है। और ऑक्सीजन कम होने के कारण वहाँ के लोग ठीक से सोच समझ नहीं पाते हैं, और इस लक्षण को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोक्सिया कहते हैं। ठीक है, अब इसका हिंदी देख लें आप लोग। ये जो लिखा हुआ है ये तो समझा चुके हैं, इसका हिंदी आप लोग देख लें क्या होता है। हिंदी भी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लें आप लोग क्या लिखा हुआ है। ये तीसरा अभिलक्षण है, तीसरा आपका एप्लीकेशन है। अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर, अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब, ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही ग्राउंड लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, सतही स्थानों से कम होता है। ग्राउंड लेवल सतही स्थानों से क्या होता है, कम होता है। हाई एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचे जगह, अधिक ऊंचे जगह, है ना, ऊंचे ऊंचे पहाड़ बोल सकते हैं। तो अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से कम होता है। अतः इन जगहों पर रहने वाले लोगों एवं आरोहकों, क्लाइंबर जिसको बोलते हैं, आरोहक किसको बोलते हैं, क्लाइंबर, आरोहकों के रुधिर मतलब खून और ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न हो जाती है। इसके कारण आरोहक कमजोर हो जाते हैं और अच्छे से सोच नहीं पाते हैं, स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाते हैं, ठीक से सोच नहीं पाते हैं, और इन लक्षणों को क्या कहा जाता है, एनोक्सिया कहा जाता है। तो एनोक्सिया किसके कारण होता है, याद रखना है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि एनोक्सिया इनमें से किस कारण होता है, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। कहाँ कमी, रुधिर में, रुधिर मतलब ब्लड में, खून में। अंग्रेजी एक बार देख लें। एट हाई एल्टीट्यूड्स द पार्शियल मतलब आंशिक, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट द ग्राउंड लेवल। दिस लीड्स टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन in the blood and tissues of people living at high altitudes or climbers. Low blood oxygen causes climbers to become weak and unable to think clearly, symptoms of a condition is known as anoxia. और इस लक्षण को, सिम्टम्स का मतलब क्या होता है, लक्षण को क्या कहते हैं, एनोक्सिया। मान लीजिए आप भी किसी को जज कर सकते हैं, यदि कोई किसी में ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, ठीक से सोच समझ नहीं पा रहा है, तो एक लक्षण उसमें पता चलता है कि उसके ब्लड में जो है ऑक्सीजन जितना घुलना चाहिए उतना नहीं घुल पा रहा है, उतना नहीं घुल पा रहा है। समझ में आ गया। तो ये 3 एप्लीकेशन थे, है ना। तो कोल्ड ड्रिंक्स में किया जाता है, जिसको सॉफ्ट ड्रिंक भी कहा जाता है, स्कूबा डाइवर के टैंक्स में किया जाता है, और एक बीमारी को पता करने में किया जाता है कि ब्लड में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ठीक ठाक है या नहीं। नेक्स्ट, अब देखिए इसका हेनरी का जो समकालीन थे वो थे डाल्टन्स। मतलब जिस समय ये थ्योरी दिया था हेनरी, उसी समय का एक और साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम है डाल्टन्स। क्या नाम है इनका, डाल्टन्स नाम है इसका, है ना। तो कहने का मतलब मान लिया जाए, एक बताना क्या चाह रहा है, ये बताना
क्या चाह रहा है। कोई बिलियन है, ठीक है, कोई बिलियन है, मान लिया जाए इस बिलियन में, और इसको बंद कर दिए, इसको क्या किया हम, बंद कर दिए। कोई बोतल है उसमें 1 बिलियन रखा हुआ, ये बंद है। जैसे मान लिया जाए ये देखिए ये बोतल है, यदि ये सॉल्यूशन रहेगा तो देखिए यहाँ पे गैस कुछ न कुछ बनता है, वेपर बनता है इसका। तो कहने का मतलब ये एक सॉल्यूशन है, ये क्या आपका एक सॉल्यूशन है, मान लिया जाए एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अभी तो प्योर वाटर है, प्योर वाटर तो नहीं है, वाटर बोल सकते हैं, तो ये वाटर है अभी। लेकिन मतलब यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि डाल्टन क्या बताया था, डाल्टन का ऑब्जर्वेशन क्या था, और अच्छा ऑब्जर्वेशन था। ऑब्जर्वेशन क्या था, उन्होंने बताया कि मान लिया जाए यदि इस सॉल्यूशन के ऊपर, जैसे यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग लिक्विड गैस सॉल्यूशन, लिक्विड गैस सॉल्यूशन मतलब गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन या लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मान लिया जाए यदि इस सॉल्यूशन में गैस घुला हुआ है और ये बंद है, ये क्या है, बंद है, तो गैस है तो यहाँ से निकलना चाहेगा। तो कहने का मतलब गैस का यदि आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर यदि ज़्यादा होगा तो उसका मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। तो डाल्टन ने यहाँ क्या कहा, किनके समकालीन थे, हेनरी के समकालीन थे। उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन बताया कि यदि लिक्विड गैस सॉल्यूशन में, है ना, लिक्विड गैस सॉल्यूशन में क्या चीज़, यदि गैस सॉल्यूशन के ऊपर लगने वाला आंशिक दाब, सॉल्यूशन के ऊपर लगने वाला आंशिक दाब अधिक होगा तो इसका मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, अधिक होगा। मतलब एक ही चीज़ है, ज़्यादा लफड़ा नहीं है। बाद में फिर हेनरी ने बोल दिया P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, है ना, क्योंकि बीच में डाल्टन ने बोल दिया था। उसके बाद वो जो है अपना एक कॉन्सेप्ट फिर से दिया था। पहले तो बताया था कि मतलब द्रवों में गैसों की विलयता गैस के दाब के समानुपाती होता है ना, है ना। द सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ ए गैस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डाल्टन ने क्या बताया, जो अभी आपको बताया वही बताया कि आंशिक दाब यदि ज़्यादा होगा सॉल्यूशन के ऊपर गैस का, तो फिर उसका मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अकॉर्डिंग टू द, यदि आपसे पूछा जाएगा डाल्टन्स नियम क्या है तो आप बता सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन, ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, डाल्टन्स नियम के अनुसार बिलियन में किसी गैस का मोल अंश, बिलियन में किसी गैस का मोल अंश उस बिलियन के ऊपर, उस बिलियन ओवर द सॉल्यूशन, उस बिलियन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है, उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। तो एक बार और फिर से सुन लें, अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ कॉमा द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। हिंदी में क्या लिख सकते हैं इसको, डाल्टन नियम के अनुसार किसी बिलियन में गैस का मोल अंश उस बिलियन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। जैसे बोतल से भी दिखा चुके हैं आपको, है ना। जैसे मान लिया अभी ये मान लिया जाए गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन है, या कोका कोला की बोतल ले लीजिए, थोड़ा खाली होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब यदि गैस कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा यदि ज़्यादा दाब लगाया जा रहा है, आंशिक दाब ज़्यादा है सॉल्यूशन के ऊपर, तो उसका मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसका मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये किसने कहा था, डाल्टन्स नियम। तो इस तरह से आज ये 6 लेक्चर ख़त्म किए हैं। अब जो है कल के वीडियो में आप लोग देखेंगे, और आप लोग वीडियो को सीरियल वाइज देखें, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। आप जब यूट्यूब खोलेंगे तो वहाँ इजी सॉल्यूशन क्लासेस केमिस्ट्री डालना है, तो वहाँ पे एक गोल टाइप का आएगा, उसमें मेरा चेहरा है, वहाँ क्लिक करेंगे तो आपका सीरियल वाइज वीडियो मिल जाएगा। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 और आज है लेक्चर 6 है।
आप सीरियल वाइज इसको नोट कर लेंगे तो आपका नोट्स भी बन जाएगा, आप याद कर सकते हैं। और ऐसे भी अभी आपके पास समय बहुत ज़्यादा है और समय का यूटिलाइज कीजिए। खुशी की बात यह है कि आपको अभी 24 आवर्स में आपको 16 आवर्स मतलब 16 घंटा टाइम मिल रहा है पढ़ने का, है ना। तो खाइए, पढ़िए, मस्त रहिए, है ना। मतलब आपको जम के पढ़ना है, उखाड़ देना है, जैसे बोले कबाड़ दिए तो आपको कबाड़ देना है पूरा, ठीक है। और रही बात पढ़ने का, तो पढ़ने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपके पास मोबाइल है तो सब कुछ संभव है, मोबाइल है तो सब कुछ मुमकिन है। तो टेंशन नहीं लेने का कि क्लास बंद है, क्या होगा नहीं होगा, आपको कुछ नहीं सोचना है, सब आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, आप उसका यूटिलाइज ठीक से करें। ये जो आपके पास मोबाइल है ये सिर्फ वीडियो देखने के लिए, मतलब मूवी वगैरह देखने के लिए, या फिर जो सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग एक्टिव्स हैं उसको देखने के लिए नहीं है। सबसे पहले आपका टारगेट है पढ़ाई, तो पढ़ाई मन से करेंगे, है ना। और वीडियो को रोज़ देखिए आप लोग आराम से, और जहाँ दिक्कत हो कमेंट में पूछिए, है ना। और रही बात, बहुत सारे बच्चे जो है बोल रहे थे लाइव क्लास के लिए कि सर आप लाइव क्लास कब लेंगे कब लेंगे। अब देखिए लाइव क्लास के लिए थोड़ा सा यहाँ पे व्यवस्था करना पड़ेगा, और हम देख रहे हैं जितना जल्दी हो सके कर देंगे। आप लोग रेडी रहें, है ना। और हम लोग पढ़ेंगे लाइव क्लास, और जो बच्चे लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे वो रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से, है ना। ऐसे तो मुझे लगता है कि समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि फिर भी हो, यहाँ पे देखिए मेरा टारगेट रहता है कितना भी कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा हो, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा हो, वो कुछ सीख ले, वो कुछ सीख पाए, है ना। इसलिए रिपीट कर देते हैं, थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए। इतना करने के बावजूद भी यदि समझ में नहीं आता है तो फिर आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर समझ में यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसको एक बार और कर दीजिए, तो अलग से आपको बता दिया जाएगा, या फिर कमेंट में ही आपको सॉल्व कर दिया जाएगा प्रॉब्लम को, ठीक है। तो आप वीडियो देखते रहें, है ना, मस्त रहें। और एक बात याद रखें, आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसे कहावत कहा नहीं गया है, आग लगे बस्ती में हम रहे मस्ती में। तो भाड़ में जाए कोरोना, भाड़ में जाए लॉकडाउन, आप मस्ती में रहिए और मस्ती से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो कल हम लोग नया चीज़ लेके आ रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। कल आपका इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू हो जाएगा। ये सब तो 2 नंबर में पूछता है कभी काल, है ना। लेकिन कल जो शुरू होगा आपका राउल्स का नियम, उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और यहीं से क्वेश्चन आपका आता है। तो आगे वीडियो देखना ना छोड़ें और देखते रहें, पढ़ते रहें। आपके लिए है ये जो हम मेहनत कर रहे हैं, बस आपके लिए कर रहे हैं, आपके खुशी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। कल मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।